दोस्तों आज के से हम वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के 124 से 147 तक के सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम वीडियो समझेंगे किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस तरीके से, उसका वेतन क्या होता है, उसके वेतन भत्ते किस तरीके से, उसके कार्यकाल और उसका हम पूरा जानकारी करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और पूरे अनुच्छेद 124 से 147 तक इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा जानकारी लेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का जो भाग 5 है संघ, तो उसके बीच आता है दोस्तों 124 आर्टिकल से 147 तक। और जो इसको 148 के बाद दोस्तों वो आता है जो CAG होते हैं उनके बारे में आता है दोस्तों। हम उसको इस वीडियो उसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर भाग 5 का सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी हम जानकारी इसके अंदर पूरी करेंगे 124 से 147 तक का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। 124 जो आर्टिकल है इसके अंदर बताया गया है कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्टिकल A और B, इसके अंदर जो 124 और B यहाँ तक इसका पार्ट आते हैं। तो दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पहले के अंदर दोस्तों कि इसके अंदर शक्तियाँ बताई गई हैं और इसका योग्यता क्या होती है, इसके कार्यकाल क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट हम ऐसे ही बताते हैं दोस्तों बिना लिखे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं योग्यताओं से। पहले तक समझते हैं दोस्तों योग्यता क्या होती है इसकी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जब यदि किसी को जज बनना हो तो उसकी योग्यता क्या होती है कि एक तो जो कार्यकाल है उसका, जो वकील वकालत की हो उसने मतलब 10 साल तक उसकी वकालत की हो, या फिर वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। यानी कि 10 साल तक जो हाई कोर्ट का वकालत की हो और 10 वो जो 5 साल है उसकी जो वहाँ का जज हो हाई कोर्ट का, तो उसी के द्वारा ये जो योग्यता है उसको चुना जाता है। क्या दोस्तों 10 साल का तो हाई कोर्ट का वो होना चाहिए वकील, तो उसकी इस जज बन सकता है। दूसरा दोस्तों जो उसका हाई जो 5 साल का उसका जजमेंट उसने की हो तो उसको उसको वकील बना सकता है। तीसरा दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी से, कि राष्ट्रपति को यदि इसको पता है कि कानून का सलाहकार अच्छा, उसको अच्छी कानून ज्ञाता उसको ठीक है, तो उसके तहत दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि इसको चुन लिया जाएगा कि हाँ ये CJI बन जो CJI हो जो जज बनने के लिए ठीक है, और इसको चुन लिया जाएगा इसी के बीच। फिर दोस्तों एक एक आता है दोस्तों न्यायिक नियुक्ति आयोग। वो आता है दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है कि थोड़े बीच में समय में क्या होता है ना कि जो वो का उसमें बताया जाता है कि संसद के द्वारा जो एक संसद का जो प्रधानमंत्री होगा और वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकता था। जब न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था तो उसके बीच क्या होता है दोस्तों कि जो वहाँ से जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वहाँ से लिए जाते हैं, यानी कि 2 सामाजिक कर्ता अलग से लिए जाएंगे। तो संसद ने कह दिया कि इसके अंदर CJI को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम खुद ही CJI को नियुक्त करेंगे। तो फिर दोस्तों ये जो विधेयक ये पास हो नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र जो सुप्रीम कोर्ट है स्वतंत्र, और जो हाई कोर्ट ये सब स्वतंत्र निकाय है, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। या कार्यपालिका से अलग है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो ये कार्यपालिका के अंदर बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो इसी के माध्यम से दोस्तों ये जरूरी था कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए तो इसके बीच कहा गया कि न्यायिक आयोग था, वो न्यायिक नियुक्ति आयोग पास नहीं हो पाया। तो उसके तहत दोस्तों क्या क्या कर दिया गया कि जो उसके अंदर CJI और साथ ही साथ दोस्तों प्रधानमंत्री और जो 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 उसका कार्यकाल है दोस्तों उसके अंदर ये बता दिया कि ये अलग से चुनेंगे। फिर दोस्तों इसके अंदर एक और चीज आती है कॉलेजियन सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है हम ऐसे बताते हैं दोस्तों बिना वोट के लिखे हुए। दोस्तों कॉलेजियन सिस्टम के अंदर होता है कि उसके अंदर कुल 200 जजों की बैठक बैठती थी, 5 जज होते थे उसके अंदर। तो उसके अंदर से चुने जाते थे कि वो बताते थे कि किस तरीके से कौन कानून का अच्छा ज्ञाता है। इसके अंदर से जो पीठासीन होते थे 5 न्यायाधीश, उसी उन्हीं के बीच में से एक को खड़ा कर दिया जाता था, उसको बता दिया जाता कि हाँ ये CJI बनने योग्य है। तो इस तरह से दोस्तों CJI की जो बनते थे ये तो दोस्तों हमने समझ लिया। अब दोस्तों अब इसके हम वेतन के बारे में समझे। तो दोस्तों क्या वेतन है CJI का वेतन दोस्तों, मतलब 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख 2,80,000 है। और जो वहाँ पे जो वकील हैं जो छोटे मोटे जो चीज CJI है उसकी, और दोस्तों वहाँ के जो जो छोटे छोटे मतलब जो 34 जज है ना दोस्तों, 34 जज जो इसके लगभग आज वर्तमान समय में दोस्तों इसमें क्या मतलब कि जो 33 तो है दोस्तों जो मुख्य जज है, और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसको मिला के एक है। तो ये 34 जजों की होगी। तो इनकी जो ये 34 जज है इनका तो हो गया 2.5 लाख रुपया, और जो CJI है उसका होगा 2,80,000 रुपये। यही दोस्तों ABC में इसके अंदर पूरा बने थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, आपको समझ में आया होगा कि किस किस की योग्यता होती है। और दोस्तों इसको समझने के बाद ध्यान से हो। तो दोस्तों इतना तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से 124
और इसके अंदर पूरा हमने अनुच्छेद 125 को भी समझ लिया, क्योंकि दोस्तों जो वेतन है उसका जजों का, तो वो सब तो इसके अंदर ही आता है आर्टिकल 125 के अंदर। ये आपकी 2 अनुच्छेद हो चुके हैं। इतनी सी छोटी सी वीडियो में आपको 2 अनुच्छेद का बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 126। तो आर्टिकल 126 का नाम समझते हैं दोस्तों। आर्टिकल 126 कहता क्या है? आर्टिकल 126 है, इसके अंदर अलग से, जैसे कि अगर जज है तो किसी काम के लिए फिर वो मतलब हट चुका है वहां से, तो अलग से कार्यकारी नियुक्त किया जाता है। जो कार्यकारी जो मतलब कार्यकारी तौर पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, तो वहां से फिर अलग से उनको जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो हट जाते हैं। तो इसी के अंदर ये जो आर्टिकल 124 के बाद जो 126 है, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अलग से चुना जाता है, और ये उतना ही वेतन मिलेगा जितना ही जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो 2.5 लाख था दोस्तों, उसके अंदर उतना ही उसको पैसा मिलेगा। और फिर इसको कैसे पैसा मिलेगा दोस्तों? संचित निधि के माध्यम से। जो संचित निधि होती है, जो आरबीआई से मिलता है इसको पैसा। ये तो हो गया दोस्तों आर्टिकल 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अलग से चुने जाते हैं। जैसे अगर सीजीआई मतलब अलग हो चुका है, यानी कि वो हट गया है किसी कारण से, उसने त्याग पत्र दे दिया, कुछ भी हो, तो उस समय दोस्तों अलग कार्यकाल के तौर पर थोड़े समय के लिए चुना जाता है। तो उसके अंदर दिया गया दोस्तों कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 126 के बाद दोस्तों 127 के अंदर भी दोस्तों क्या है, जो तदर्थ मतलब कुछ अलग से एक समिति बनाई जाती है। जैसे दोस्तों हमने समझा कार्यकारी समिति, जब जज हट जाते हैं तो कुछ समय के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आसान। और इसी के पीछे दोस्तों यहाँ पे जो हमने समझा 127 आर्टिकल, जो इसे एडहॉक तदर्थ समिति कहते हैं, उसके अंदर दोस्तों अलग से लिए जाते हैं। इनको भी उतना ही वेतन मिलता है। उसी तरीके से दोस्तों कार्यकारी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका समय काल अलग होता है इस तरीके से। तो ये सभी दोस्तों, ये मतलब क्या होता है कि वहां से चुन के आते हैं। कहाँ से दोस्तों? जैसे जो हाई कोर्ट है ना, वहां से ही चुने जाते हैं। जो एडहॉक जो तदर्थ समिति के जो अलग से अलग होते जो जज होते हैं, उनको अलग से चुना जाता है, जो आर्टिकल 127 के अंदर वर्णित है। पहले दोस्तों हम पूरा इसको नंबर लेवल से लिख लेते हैं, तब हम ध्यान से समझते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों समझते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, हमने यहाँ तक बात कर ली। 124 के बारे में हमने पूरा समझ लिया, उसके अंदर किस तरीके से बनता है, कॉलेजियम सिस्टम का हमने समझ लिया, और किस तरीके से न्यायिक नीति जो आयोग लाया गया था वो पास नहीं हो पाया, उसको फिर फेल हो गया, तो उसके द्वारा अलग से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अलग से पास करने के लिए कहा था कि उसको अलग से बनाया जाए। जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है वो नियुक्त करेगा जजों को। तो यहाँ जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने सख्त मना कर दिया कि ये गलत है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों, तो वो तो अलग ही रहेगी। तो आर्टिकल 124 हो गया दोस्तों, 125 भी हो गया, 126 भी हो गया, 127 भी हो गया। और जो दोस्तों अभी हमने बताया था जो 128 के अंदर अभी हम पूरा हम समझने वाले दोस्तों क्या था। 126 में क्या था दोस्तों, जो मतलब जो अलग से जो कार्यकारी जो नियुक्त किए जाते हैं। फिर इसके अंदर दोस्तों 127 में जो अलग से जो मतलब जो तदर्थ समितियां होती है, तो वो तो दोस्तों इसके अंदर ये हो गया आर्टिकल क्या है दोस्तों 127। इसके अंदर मैंने बताया था तदर्थ समिति के अंदर कि जो योग्यता इनकी होती है ना, इसके बराबर होती है। यानी कि जो योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट की जज की, और जो अलग से लिया जाएगा, जो रिटायर जो दोस्तों जो इसके अंदर ही ये जो रिटायर्ड जज है, इसके अंदर ही अलग से लिया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। फिर इसी के बीच आता है दोस्तों 128 के अंदर ये वर्णन मिलता है कि जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, इसके अंदर सेवानिवृत्त, ये दोस्तों हम बात कर चुके हैं, इसलिए लिख नहीं रहे। सेवानिवृत्त वो मतलब जो अलग से जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, तो उनको पुराने जजों को तो उनको लाया जाता है, इसके बीच बैठा जाता है कुछ समय के लिए। वो अपना वहाँ पे कार्य करता है। जैसे अगर उसका पद रिक्त हो सीजीआई का, तो यहाँ पे ये कार्य संभालेंगे। तो ये अलग से चुने जाते हैं। इनकी भी हम सभी जानते हैं रिटायर्ड जज होते हैं, तो इनका तो ये होगा यहाँ पर अलग से चुने जाते हैं। फिर बाद इसके बाद दोस्तों जो आर्टिकल 129 है, तो अभी दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। 124 के अंदर क्या है दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से क्या होता है। और 125 के अंदर क्या है दोस्तों, किसके अंदर वेतन कितना होगा। 126 के अंदर क्या है दोस्तों बताइए। 126 के अंदर है दोस्तों कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश किस तरह से चुने जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, जो तदर्थ समिति है, जो तदर्थ समिति के अनुसार जो अलग से जो एडहॉक चुने जाते हैं, अलग से जो हाई कोर्ट से जज लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आर्टिकल 128। जो आर्टिकल 128 है वो सेवानिवृत्त के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको दिया जाता है। ये तो दोस्तों आसान था। और इसके बाद दोस्तों आर्टिकल जो 129 है, इसके अंदर महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, जो पुराना चीज है ना दोस्तों, इसके अंदर बताया जाता है जो
कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जैसे कोई भी केस है तो उसको सॉल्व करना है तो पुराना रिकॉर्ड के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। तो इसी के बीच दोस्तों हमें इसके अंदर जैसे अलग से होता है ना दोस्तों, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस, ये सभी अलग अलग केस हैं। सायरा मेहरा का केस हो गया, ये सभी अलग अलग केस हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, इतना आसान था। और इसी के बीच दोस्तों जो आर्टिकल 100, अभी इसको हम पूरा समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा मतलब छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। जो आर्टिकल छोटे छोटे हैं इनको अभी हम पूरा करेंगे। जो आर्टिकल 123 के अंदर जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है ना, और जो रिकॉर्ड होते हैं, तो जो अभिलेख होते हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है इसके अंदर कि किस तरीके से उनको सजा दी जाएगी। और इसके अंदर 130 के अंदर स्थान के बारे में बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है वो कहाँ होगा। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्थान के बारे में इसके अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर। तो फिर दोस्तों इसके अंदर बताया कि हाँ, ये इसके अंदर संशोधन करके ये बताया जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग जगह भी खुल सकता है, या फिर अलग जज बैठ सकते हैं। जो 34 जज है उनकी जजमेंट अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो हो गया 130 का 100 स्थान के बारे में। तो दोस्तों ये तो और आसान था। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 131, इसके अंदर भी आता है जो जो प्राथमिक नागरिक, उसके अंदर जैसे प्राथमिकता दी गई है कि जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहता है तो उसके मूलाधिकार अलग से क्षेत्र दिए गए। मूलाधिकार क्षेत्र की इसके कहाँ तक ये अपना दर्जा इसको प्राप्त है, मूलाधिकार क्षेत्र इसके कहाँ तक है, जिस तरह से मूलाधिकारों में हमें अधिकार दिए जाते हैं। तो इसी के बीच जो 131 आर्टिकल है इसके अंदर इसका खुद का प्रारंभिक अधिकार है। प्रारंभिक अधिकार में दोस्तों इसके अंदर बीच क्या है कि 3 चीजें आती हैं। एक तो जैसे कि कोई भी जैसे कोई मामला है, जैसे राज्य के बीच में मामला है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करेगा, ये मामला हो गया इसके अंदर। और दोस्तों कोई जैसे केंद्र सरकार है और जैसे राज्य सरकार के आपस में मिली हो, जो 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 अलग से राज्य सरकार हो, तो इनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। जो केंद्रीय मामलों को दोस्तों, केंद्रीय और राज्य मामलों को। और अलग से दोस्तों मामला हो कि केंद्र और राज्य का मामला, तो ये सभी जितनी भी समस्याएं हैं सुप्रीम कोर्ट उसको सोल्व करेगा। जिस तरीके से हमें मूलाधिकार दिए गए हैं उसी तरीके से 131 भी इसका मूलाधिकार ही है। ये तो हो गया दोस्तों और आसान। और जो 100 आर्टिकल 132 इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। इसके बारे में समझ लिया कि किस तरीके से इसको मूलाधिकार दिया गया है और क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। और जो आर्टिकल 132 है ना दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है क्योंकि हाई कोर्ट का जैसे कि कोई, जैसे दोस्तों क्या होगा कि तुम कुछ जैसे कि हम समझ सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर कोई भी केस जैसे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में से बड़ा माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा योग्यता इसके अंदर दी गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों और आसान। इसी के बीच दोस्तों जो हाई कोर्ट, जैसे कि कोई भी अपील है ना दोस्तों, 132 के तहत से हाई कोर्ट में अपील की जाती है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी की जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों क्या बताया गया कि जो मतलब कि इसके बीच कि कुछ भी करना हो, जैसे अपील करना हो 132, फिर दोस्तों आर्टिकल 133 और आर्टिकल दोस्तों 134 इसके बीच बताया गया है दोस्तों। हम इसको पूरा ऐसे समझ लेते हैं बिना वैसे ही दोस्तों, तो इसके बीच समझते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखना दोस्तों इसके ये ठीक तरह से चल नहीं रहा है हमारे, तो ऐसे ही समझाते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल 132 है दोस्तों, इसके बीच बताया गया है कि जैसे कोई भी संवैधानिक जैसे कुछ भी मामला होगा ना, तो कोई भी जैसे संवैधानिक तौर पर कोई मामला है, तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपील की जा सकती है कि किसी भी चीज़ को संवैधानिक तौर पर, जैसे कोई भी, जैसे हमने अभी बताया था दोस्तों केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, ये सभी दोस्तों केस है। सायरा मेहरा केस आपने पढ़ा होगा, केशवानंद भारती केस। और दोस्तों मैंने वीडियो भी डाली है, आपको देख लीजिए और आसान लगेगा। तो इसके बीच दोस्तों इन चीज़ों को, विवादों को संवैधानिक मामला है तो जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन ना किया जाए, ये संविधान इसका रक्षक है दोस्तों, संविधान का। और जो सुप्रीम कोर्ट है। और दोस्तों इसी के बीच दोस्तों इसके अंदर सिविल मामलों को इसका लिख देते हैं दोस्तों। सिविल मामलों को सॉल्व किया जाता है, जैसे कोई भी सिविल मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, पैसों से जुड़ा हुआ मामला, तो इनका जो अलग से होगा ना, तो ये होगा इसके अंदर आर्टिकल 133। इसी के बीच दोस्तों ये जैसे आपराधिक मामला है, फौजदारी मामला, जो आर्टिकल 134 के अंदर आता है, जैसे कुछ भी होता है 134 के अंदर, इसकी अपील की जा सकती है। फौजदारी, किसी का सर फोड़ दिया या फिर कुछ भी कर दिया, मर्डर कर दिया, ये सभी बातें आर्टिकल 134 के अंदर आएंगी। और इसी के तहत आपको आईपीसी की धारा लगेगी, जो 1860 की दोस्तों आईपीसी की धारा है ना, वो आपको इस पर लग जाएगी, जो 1860 में आई थी इसी के अंदर। फिर दोस्तों ये हो गया, ये तो और आसान था। इसके अंदर फौजदारी मामले के केस में अलग से सजा दी जाएगी, तो ये तो आईपीसी का काम है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ आपको बताना कि कौन सा आप किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आप किसने आपको
जैसे कोई भी अधिकार है उसके बारे में ये सब अपील आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों और आसान था। अब आते हैं दोस्तों और सिंपल। दोस्तों मीठा हुआ लग रहा है ना, दिख नहीं रहा है ना ठीक तरह, इसलिए दोस्तों मैं इस पर नहीं लिख पा रहा। तो दोस्तों ये तो और आसान था। अब ये 135 आर्टिकल के बारे में सुने थे दोस्तों। जो आर्टिकल 135 है दोस्तों, आर्टिकल 135 जो आर्टिकल 135 है ना दोस्तों, इसके अंदर जैसे कोई भी मामला होगा तो दोस्तों अभी हमने समझा था अपील अपील से जाएगा। तो ये फौजदारी का मामला अभी हमने समझा था पूरी तरीके से ना दोस्तों, तो यही था इसके अंदर। आर्टिकल 135 भी उसी तरीके का है। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों मैंने लिख ही दिया क्योंकि ये मीठा दिख नहीं रहा था सही तरह, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 135 में दोस्तों क्या बताया है दोस्तों, अभी मैंने बताया ना 134 की तरह इसी के अंदर थोड़ा सा मिला जुला है। जो केंद्रीय शक्ति है उसका थोड़ा विस्तार के बारे में, फेडरल सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों इसको ना निरस्त कर दिया गया है, किसी काम का तो है नहीं। और 136 का हो तो दोस्तों इसके अंदर भी जैसे कुछ अलग से, मतलब कि इसके अंदर भी जो ये भी दोस्तों काम का नहीं है। इसके अंदर विस्तार के बारे में बताया गया, विशेष अवकाश होना चाहिए अपील के उसी के अंदर। तो ये अपील के अंदर दोस्तों विशेष ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल जो 137 है, ये भी है दोस्तों। इसके बीच क्या कहा गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता है तो हर राज्य को मानना हो, हर केंद्र सरकार को भी मानना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर इसके अंदर बताई गई है कि हर राज्य जो भी कानूनी लाएगा उसको सबको मानना पड़ेगा, जो जितना भी कानून है। और दोस्तों ये तो हो गया और आसान। फिर इसके बाद दोस्तों आर्टिकल और 138 और जो आर्टिकल 139, ये भी दोस्तों आसान है दोस्तों, जिसके अंदर ज़्यादा कठिन है नहीं। जो इसका जो पार्ट था ना दोस्तों, इसका 134 का भी है। इसके अंदर भी अलग से प्रमाण पत्र के बारे में अभी मैंने जो बताया कि जो 134 आपराधिक मामलों को देखता है, तो ये भी अलग से एक प्रमाण पत्र मांगता है जो विशेष अधिकार के अंदर आता है। तो दोस्तों ये तो आसान था, ये तो आपको आसान आया होगा, इसको थोड़ी देर के बाद भूल जाइए। ये दोस्तों इसके अंदर फेडरल सिस्टम है, इसके अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। इसके अंदर अब विशेष अवकाश के बारे में अपील की, विशेष अवकाश होना चाहिए, अलग से अधिकार देना चाहिए। तो ये तो दोस्तों किसी काम का है नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है 137 है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो आर्टिकल 138 है दोस्तों, इसी के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 138 है दोस्तों, इसके अंदर भी यही बताया गया है। जैसे 137 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कुछ भी करना हो, जैसे कुछ भी लागू करना हो, तो इसके अंदर जो कुछ शक्तियों का विस्तार किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ शक्तियां हैं ना, तो उसके अंदर इसका विस्तार किया गया है दोस्तों। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। और ये तो दोस्तों ये जो मैंने अभी बताया था, इसके अंदर रिट के बारे में बताया दोस्तों। रिट के बारे में हम फिर किसी वीडियो में जानकारी लेंगे। इसके अंदर दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और जैसे जो रिट जारी होता है ना दोस्तों, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। परमादेश किस तरीके से वो दिया जाएगा, राष्ट्रपति देते हैं ना दोस्तों, तो यही यही चीज इसके अंदर आता है। लघुकरण, विराम, ये सभी ना इसी के अंदर ही आएगा। आप उस वीडियो में आप देख लेना। उसके अंदर विराम के बाद में लघुकरण, विराम, किस तरीके से उसका किसी कैदी को किस तरीके से सजा दी जाएगी, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की तो रिट जारी किया करता है ना। और जो 226 के तहत तो दोस्तों हाई कोर्ट करेगा। और जो आर्टिकल जैसे इसके तहत ये रिट जारी है ना दोस्तों, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 इसके तहत कर देगा। तो यही है दोस्तों। इसके अंदर ये बीच यही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर रेट जारी के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर लघुकरण, विराम और पराहार हो गया। और दोस्तों इसी के बीच जैसे कुछ ही जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये जो सजाएं दी जाएंगी इसी के बीच सजाएं दी। ये सब तो दोस्तों हो गया इसी के अंदर की रेट जारी कैसे होंगे। उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, किसी को किस तरीके से सजा छोड़ी जाएगी, किसको किस तरीके से माफ किया जाएगा। तो ये सब तो दोस्तों इसी के अंदर है। तो ये तो दोस्तों और आसान था। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 140 भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं। आर्टिकल 140 के अंदर उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसका शक्तियों का विस्तार किस तरीके से करना है, ये सभी दोस्तों ये पेपर में पूछे जाने वाला तो है नहीं। तो ये भी पूछा जाएगा। इसकी शक्तियों के बारे में, इसके अंदर विशेषताओं के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, ये 140 भी नहीं है, 141 और 142, ये थोड़ा इसके अंदर समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बीच बात क्या है। इसके अंदर जैसे शक्ति होगी दोस्तों, मैंने ये बता दिया 140 के अंदर शक्ति के बारे में। 140 की शक्तियाँ होगी ना दोस्तों, इसी के बीच दोस्तों आर्टिकल और जैसे शक्तियों के बारे में इसके अंदर फिर इसी का ही पार्ट जो 142 है, इसी के अंदर दोस्तों बताया है कि
जैसे कुछ भी अलग से कानून बनेगा तो इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा विस्तार के बारे में बता दिया है, और किस तरीके से विस्तार होगा ये सब इसके बीच बता दिया गया है। और जो आर्टिकल 143 है दोस्तों, इसके बीच बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है, यानी कि जैसे कुछ भी मामला है तो वो राष्ट्रपति उससे सलाह लेगा। तो ये तो दोस्तों आर्टिकल 143 में है। कोई भी इसकी मर्जी है, मन मर्जी है कि राष्ट्रपति सलाह लेगा कि नहीं लेगा, किस तरीके से क्या करेगा। दोस्तों बोर्ड पे दिखने ना था ना, इसलिए मैं साइड को हो गया। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये अभी मैं जो मैंने पहले बता दिया दोस्तों 129 के बारे में, 129 के बारे में दोस्तों उसके बीच अलग से जो प्रावधान दिए गए हैं, किस तरीके से उसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री होगी, उसको जुर्माना दिया जाएगा। तो उसके अंदर सजा के बारे में बताया गया दोस्तों, अभी जो मैंने पहले बता भी दिया है। फिर दोस्तों इसके अंदर बीच आता है दोस्तों जो आर्टिकल 144 है, आर्टिकल 144 के बीच बताया गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के और जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, ये किस तरीके से इनके सहायक होंगे इसके बारे में बताया गया है। आईएएस अधिकारी जाते हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने डर जाते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और इसी के बीच दोस्तों आर्टिकल 145 हो गया, इसके बीच इसके अंदर नियम बताए गए हैं। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नियम के बारे में जो हम अभी पहले पढ़ ही चुके हैं। इसी के बीच इसी के अंदर जैसे अभी हमको ने समझा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सजा देगा, और ये सब तो दोस्तों इसी के बीच दोस्तों 146 में ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई भी नौकरी है उसका सेवक व्यय खर्च फर्च, ये इसी के अंदर जो वेतन की तरह इसी के अंदर आर्टिकल 146 बताता है। आर्टिकल 147 से दोस्तों पूरी इसके अंदर व्याख्या दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। ये सब दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आर्टिकल 144 आर्टिकल ये सभी दोस्तों ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 142 के बारे में दोस्तों, आर्टिकल के बारे में दोस्तों अभी जैसे कि कोई भी कानून बनेगा ना, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है और वो कोई भी कानून है तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाएगा, उसके पूरे सबको मानना पड़ेगा, यही नियम आर्टिकल 142 यही कहता है दोस्तों, जो कानून बनेगा तो सबको नियम मानना पड़ेगा, कोई भी मामला होगा इस तरीके से। तो ये सब तो इसके अंदर बीच आएगा। आर्टिकल 142 आर्टिकल 141 का हमने अभी पूरा वर्णन किया कि इसके अंदर राष्ट्रपति पूरी सलाह देगा। इसके बीच दोस्तों आर्टिकल 141 के अंदर अभी जो मैंने पहले बताया जैसे आर्टिकल 142 है ना, उसी की तरह यही है। इसी के बीच दोस्तों आर्टिकल भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कुछ भी कानून हाई कोर्ट और पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको मानना पड़ेगा। और जो आर्टिकल 142 है दोस्तों, इसके बीच ही कुछ शक्तियों के बारे में बताया गया है, किस तरह से शक्तियां हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आर्टिकल 147 तक हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों आर्टिकल 124 है दोस्तों, 131 है वो हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर 137 आर्टिकल हो गया, और इसके अंदर 139 आर्टिकल हो गया, और इसके बीच दोस्तों 141 आर्टिकल और 143 आर्टिकल, और दोस्तों इसके बीच ज़्यादा ये कानून ये सब तो दोस्तों हम पढ़ ही चुके इस वीडियो में। तो ये था दोस्तों इसके बीच। और दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसके अंदर बोर्ड के वजह से ना इसके अंदर सफाई दिख रहा है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।